Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the mutual induction and mutual induction between the two coaxial coils. अब हम अन्योन प्रेरण क्रिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अन्योन प्रेरण क्रिया के बारे में हम जानते हैं कि जब कोई दो कुंडलियां पास पास रखी होती हैं तो दूसरी कुंडली के कारण, ये C2 मान लें, ये C1 मान लें, दूसरी कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो पहली कुंडली में कुछ धारा प्रेरित होती है। मान लेते हैं कि ये N2 है, N2 फेरों की संख्या है और फ्लक्स Φ2 है। तो जब दो कुंडलियां पास पास रखी हों तो दूसरी कुंडली के कारण पहली कुंडली में या दूसरी कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में जो धारा प्रेरित होती है तो उस घटना को अन्योन प्रेरण क्रिया कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ फेरे इतने हैं और मान लेते हैं यहाँ पर धारा जो है I1 प्राप्त हुई, तो N2 Φ2 प्रोपोर्शनल I1, तो N2 Φ2 इक्वल टू M12 I1। ठीक है ना। ये M जो होता है, अब यहाँ M12 से भी नोट किया गया है, इसको अन्योन प्रेरण गुणांक बोलेंगे। ठीक है ना। और ये अन्योन प्रेरण गुणांक किसका है? 1 का अन्योन प्रेरण गुणांक किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा। और ये M जो है या M12 जो है, इसके यूनिट वही होंगे वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर या हेनरी, और ये दोनों ही बराबर होते हैं। और इसकी विमा जो होती है अन्योन प्रेरकत्व की mL²T-2A-2, सेम जो पहले था, क्योंकि ये गुणांक है और गुणांक दोनों ही सिमिलर होंगे। तो इस तरह से हम अन्योन प्रेरकत्व को समझ पाएंगे। अब हम दो समाक्षी कुंडलियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो समाक्षी कुंडलियां हैं इस तरह से, एक S2 है, इस तरीके से इसमें ये फेरे लपेटे गए हुए हैं जी, और ये इसका अक्ष है, इसकी त्रिज्या जो है वो R2 है, प्रवाहित धारा I2 है और फेरों की संख्या N2 है, या आगे हम फ्लक्स भी मानेंगे तो Φ2 है। दूसरी कुंडली जो इसी एक्सिस में रखी हुई है, ये समाक्षी कुंडलियां हैं। ये है S1 और इसमें धारा है I1, फेरों की संख्या है इसमें N1 और फ्लक्स होगा इसमें Φ1, और इसकी जो त्रिज्या है वो है R1। ठीक है ना। तो माना दो समाक्षी कुंडलियां S1 व S2 जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, इनमें प्रवाहित धाराएं I1 व I2 हैं, फेरों की संख्या N1 व N2 है, लंबाई दोनों ही कुंडलियों की L है तथा इनमें फ्लक्स के मान Φ1 व Φ2 है। तो अब देखते हैं S2 के कारण S1 पर। तो देखिएगा, हम पहली कुंडली पर निकाल रहे हैं दूसरी के कारण। ठीक है ना। तो पहली कुंडली पर जो फ्लक्स है वो Φ1 है, प्रोपोर्शनल I2, इस धारा के कारण, दूसरी कुंडली के कारण है तो दूसरी की धारा उपयोग होगी। तो N1 Φ1 इक्वल टू M12 I2। M12 क्या है? S1 का अन्योन प्रेरकत्व S2 के सापेक्ष। ठीक है ना। ये हो जाएगा S1 का अन्योन प्रेरकत्व S2 के सापेक्ष हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं M12 जो है S1 का अन्योन प्रेरकत्व S2 के सापेक्ष।
ये हो जाएगा। तो देखिएगा इसको समीकरण 1 मान लें, जहां n1 की वैल्यू हो जाएगी n1 इंटू स्मॉल एल, और फाई क्या होता है, फाई होता है b इंटू ए, ठीक है। तो b हो जाएगा म्यू नॉट n2 I2 और एरिया है पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि पहली कुंडली पर निकाल रहे हैं तो पहली कुंडली का जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर होगा r1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से। तो n1L इंटू म्यू नॉट n2 I2 इंटू पाई r1 स्क्वायर m12 I2 इतना आ जाए। तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, m12 की वैल्यू म्यू नॉट n1 n2 L पाई r1 स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर? देखिएगा S2 के कारण S1 पर, तो माना पहली कुंडली पर फ्लक्स परिवर्तन φ1 है, तो n1 φ1 प्रोपोर्शनल I2, क्योंकि 2 के कारण निकाल रहे हैं तो 2 की धारा उपयोग होगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो m12 होगा, और इसको S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व तो S2 के सापेक्ष बोलेंगे, जहाँ n1 की वैल्यू स्मॉल n1 इंटू एल, φ1 इक्वल टू बी इंटू ए, ये सूत्र चुंबकीय फ्लक्स होता है। b का मान देखिएगा, ये है S2 जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं पहली कुंडली पर, अरे वो चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नॉट n इंटू आई परिनालिका के कारण ये हो जाएगा, I2 धारा हो जाएगी, ठीक है। ये मान समीकरण 1 में रख दिया, तो m12 का मान ये आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं S1 के कारण S2 पर। तो देखिएगा अब 2 पर फ्लक्स कितना है, φ2, यानी n2 φ2 प्रोपोर्शनल I1, तो n2 φ2 इक्वल टू m21 I1, और m21 क्या है, 2 का अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी 2 का मतलब S2 अन्योन्य प्रेरकत्व किसके सापेक्ष, S1 के सापेक्ष, ये आ जाएगा। जहां n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 इंटू एल, और φ2 इक्वल टू बी इंटू एरिया होता है। तो अब यहाँ पर φ2 की वैल्यू म्यू नॉट n1 I1 हो जाएगी, और एरिया यहाँ पाई r1 स्क्वायर ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने जब पहली बार लिया था छोटी कुंडली पर बड़ी के कारण तो पाई r1 स्क्वायर था, लेकिन अब बड़ी कुंडली पर छोटी के कारण ले रहे हैं तो भी पाई r1 स्क्वायर ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि बड़ी कुंडली से छोटी कुंडली पूर्णतः निमज्जित हो जाती है, ढक जाती है, पूर्णतः ढक लेती है पूरा क्षेत्रफल। तो जितना क्षेत्रफल यूज होता है उतना ही यूज करेंगे, तो पाई r1 स्क्वायर उपयोग हुआ। लेकिन अब इस कुंडली के कारण जिसकी त्रिज्या r1 है उसके कारण 2 पर निकाल रहे हैं, तो ये छोटा क्षेत्रफल बड़े क्षेत्रफल को पूर्णतः ढक नहीं पाएगा। तो कितना ढक पाएगा, जितना उसका क्षेत्रफल है उतनी ही बड़ी कुंडली में ढक पाएगा, तो उतना ही अन्योन्य प्रेरकत्व तो बना पाएगा, इसलिए हम उतना ही क्षेत्रफल यूज किया है। या कहीं पर भी अब आप अन्योन्य प्रेरकत्व तो हल करें तो छोटा वाला क्षेत्रफल पूरा बड़े वाले क्षेत्रफल से ढक जाएगा, पूर्णतः निमज्जित हो जाएगा। तो दोनों में से कम क्षेत्रफल वाला ही दोनों जगह उपयोग करेंगे, क्योंकि बड़े क्षेत्रफल से कम वाला क्षेत्रफल पूर्णतः ढक जाता है, निमज्जित हो जाता है, लेकिन छोटे वाले क्षेत्रफल से बड़ा वाला क्षेत्रफल उतना ही निमज्जित हो पाएगा जितना वो है, पूरा नहीं कर पाएगा। तो जितना होता है छोटा वाला क्षेत्रफल वही यूज करेंगे। तो ये इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो ये आ जाएगा समीकरण 2 से। तो ये n2L इंटू म्यू नॉट n1 I1 इक्वल टू m21 इंटू ये है पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू m21 I1। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m21 इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 L पाई r1 स्क्वायर, इतना आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि m12 इक्वल टू m21
अन्योन्य प्रेरकत्व सदैव एक के कारण दूसरे पर जितना होगा दूसरे के कारण भी उतना ही होगा। ये है अन्योन्य प्रेरक क्रिया। ओके, थैंक यू।